ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू A29609 क्लासेस। हमारे पास आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेपर 3, जो कि हमारे पास A2 के अंदर होता है। हमारे पास तो कुछ पर्टिकुलर पहले डिस्कशन है, उसके बाद वी आर गोइंग टू रीड आउट द केस, वी आर गोइंग टू डू द एनोटेशंस, जो केस डिस्कशन होता है वो करेंगे, एंड देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो क्लास 10 बजे नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड होगी हमारे पास क्लास। इट विल बी एंड बाय 10:15, 10:30। ठीक है। तो आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सोर थ्रोट, लेकिन करना है हमें, ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए, सो दैट यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन कंप्लीट दिस पेपर बाय टुमारो। तो आज ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके पास ये जो पेपर 3 है, पेपर 3 हैज़ 60% वेटेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का एएस क्लियर है एंड इफ यू आर नॉट गोइंग विद द एक्सेल, ठीक है, आपका एएस क्लियर है एंड यू हैव स्कोर्ड A, B इन योर एएस लेवल, तो आपको यहाँ पे पेपर 3 के अंदर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है, बिकॉज दिस पेपर 3 हैज़ द हायर वेटेज। होता क्या है हमारे पास यूजुअली, एएस के अंदर भी कुछ बच्चे जिनका एएस पेपर 1 के अंदर सी ग्रेड आता है और पेपर 2 के अंदर उनका ए ग्रेड आ जाता है या बी ग्रेड आ जाता है, तो उनका ओवरऑल ग्रेड बी बनता है। वाई इज दैट सो? बिकॉज द पेपर 2 हैज़ द हायर वेटेज। पेपर हमारे पास जो 1 होता है, उसकी 40% वेटेज होती है इन एएस और 60% होती है P2 की। तो सेम केस इज विद दी A2, लेकिन A2 के अंदर पेपर 3 एज कम्पेयर टू पेपर 4 हैज़ द हायर वेटेज। तो 60% आपके पास इसके अंदर वेटेज होती है, जिसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि आपको इसके अंदर ए ग्रेड स्कोर करना चाहिए, बी ग्रेड स्कोर करना चाहिए, ताकि आपका ओवरऑल A2 का रिजल्ट इंप्रूव रहे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास दिस पेपर इज नोन एज बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये हमारे पास दिस इज नोन एज एन ऑफिशियल नेम दैट हैज बीन गिवन बाय द एग्जामिनर टू दिस पर्टिकुलर पेपर। पहले हमारे पास एज वी डिस्कस पेपर 4 हमने पढ़ा है साथ पूरा। तो पेपर 4 के अंदर हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी कि बिफोर 2023 व्हेन द एग्जामिनर मेड द चेंजेस, उससे पहले होता क्या था, अब हमारे पास क्या होता है। ठीक है। अब पेपर 3 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक लेटेस्ट ट्रेंड देखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन ट्री इज नोन एज वन ऑफ द टॉपिक जो कि पेपर 4 का स्ट्रेटेजिक चॉइस का है। After analyzing the environment, internal, external environment, when we head towards the strategic choice, तो वहाँ पे decision tree है। decision tree की कैलकुलेशन आपके पास वहाँ पे पेपर 4 में तो नहीं आ रही होती, कि आपको एग्जामिनर कहे ये कैलकुलेट कर दें एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, रिटर्न्स, प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें थ्रू डिसीजन ट्री, वैसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। लेकिन उसकी कैलकुलेशन आपके पास पेपर 3 में रिसेंट ईयर्स के अंदर देखी गई है। तो आप मेक श्योर कि आप जब पेपर 3 के लिए जा रहे हो 13 मई को, तो यू हैव टू गो थ्रू द पेपर 4 एज वेल। थोड़ा बहुत पेपर 4 को देख के जाना है आपको। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू असेस द थिंग कि भाई आपको डायरेक्टली कोई पॉटर्स 5 फोर्सेस पे, स्ट्रैटेजिक चॉइस पे कोई क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी का। लेकिन स्टिल एग्जामिनर कैन असेस वन पर्टिकुलर एरिया एज वेल। ठीक है। तो जैसे डिसीजन ट्री की कैलकुलेशन देखी गई है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, उसके रिलेटेड 8 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है इन मई जून 24 आई थिंक। उसके अंदर वो कह रहा है कि एनालाइज 2 बेनिफिट्स के आप डिसीजन मेकिंग के बताएं। तो यहाँ पे आपको पेपर 4 को भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है। बाकी पेपर 3 का तो सिलेबस आपको पूरा पता है कि वी हैव द 5 डिफरेंट यूनिट्स, जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास चैप्टर्स हैं। अब आते हैं ज़रा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे, दैट हाउ टू मैनेज द टाइम इन पेपर 3 इफेक्टिवली। तो टाइम मैनेजमेंट को ज़रा समझते हैं। देखो, आपके पास जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 hour 45 minutes। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर 1 hour 45 minutes को ब्रेक डाउन कर दूं क्लियरली इनटू मिनट्स, तो 1 hour 60 and 45, इसका मतलब क्या है, आपके पास है 105 मिनट्स। अब 105 मिनट्स के अंदर आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास, या टोटल आपके जो पास जो मार्क्स हैं वो हैं 60। पेपर 3 इज ऑफ 60 मार्क्स। तो 105 डिवाइड बाय 60 आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम बचता है 105 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास 1.75 मिनट होंगे फॉर ईच मार्क। हर पौने 2 मिनट के अंदर आपको एक मार्क्स स्कोर करना है, दैट इज द केस। अब सर इसके अंदर आपके पास यहाँ पे पूरे 105 मिनट पेपर सॉल्व के लिए तो नहीं है।
तो आज जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हाउ 105 मिनट्स विल बी यूटिलाइज इफेक्टिवली। 15 मिनट जो हैं आप वो यहाँ पे लगाएंगे जिसके अंदर यू आर गोइंग टू रीड द केस। 15 मिनट आपके पास जो होंगे आउट ऑफ 105 मिनट्स, उसके अंदर 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द केस रीडिंग। अब इस केस रीडिंग के अंदर आप साथ साथ कर रहे होंगे, एनोटेशंस भी कर रहे होंगे, जैसे अभी हम करेंगे। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ टू डू एन एनोटेशन इफेक्टिवली। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस को पूरा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और साथ साथ यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इन योर माइंड यू आर गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म और एनालिसिस कर रहे होंगे। तो आप 105 मिनट में आउट ऑफ 105 मिनट्स 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस थिंग। और ये हमारे पास बहुत प्रोडक्टिव है। बच्चे कहते हैं कि सर केस रीडिंग पे इतना टाइम, केस रीडिंग पे टाइम ऐसे लगा दो 15 मिनट कि जब क्वेश्चन से टाइम कर रहे हो तो यू हैव दोज पॉइंट्स, और जो सिनेरियो और जो सिचुएशन ऑफ द बिजनेस है वो आपके दिमाग में, वो सारे की पॉइंट्स आपके पास दिमाग में। अब इसके बाद आपके पास आउट ऑफ 105 मिनट्स 15 मिनट्स आपने स्पेंड कर दिया ऑन द केस रीडिंग, तो अब आपके पास नाउ यू आर लेफ्ट विद 90 मिनट्स। अब इस 90 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसका भी मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे ये 5 जो क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स हैं। तो आपके पास 1.5 मिनट्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर मार्क क्या करना है, स्कोर करना है। और आपके पास ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो 5 क्वेश्चंस को जरा देख लीजिएगा। आपके पास 8 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास 4 + 12, जिसमें से 4 4 मार्क की कैलकुलेशन होगी और 12 12 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो आपके पास 12 मार्क्स का होगा। सो दिस इज द एंटायर केस आपके पास पूरा। अब यहाँ पे आपके पास पूरा केस है, और केस के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं। आपके पास एएस में ऐसा नहीं होता था। A2 के अंदर आपके पास, पेपर 3 के अंदर आपके पास ये एएस पेपर 1 पेपर 2 में भी नहीं था ना, A2 पेपर 4 के अंदर है। बट इन पेपर 3 द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एन आंसर बुकलेट। जैसे ओ लेवल्स के अंदर आपके पास होता था, ओ लेवल्स के अंदर आपके पास क्या होता था कि एग्जामिनर आपको आंसर बुकलेट प्रोवाइड करता था। उस आंसर बुकलेट के अंदर आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता था, आपके पास लाइंस गिवन होती थी, उन्हीं लाइंस के अंदर आप लिखते थे। बट ओ लेवल्स के अंदर एक इशू फेस करना पड़ता था कि बच्चे कहते थे कि सर लाइंस इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, तो वी नीड टू कट डाउन द आंसर्स एंड ऑल, ये बड़ा मसला होता था। लेकिन A2 के अंदर तो भरपूर आपके पास है। 8 पेज, 8 मार्क्स के लिए आपके पास एक पेज है, आपके पास 12 मार्क्स के लिए 2 पेजेस गिवन है। तो यू हैव दी सफिशिएंट स्पेस। तो उसके अंदर वाली जो लिमिटेशन थी कि यू हैव टू कट डाउन एंड यू हैव टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग, यहाँ पे वाला केस नहीं है। बस आंसर बुकलेट और लाइंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। PPP हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे पास पेड्रोस परफेक्ट पाइस। सही। पेड्रो लेफ्ट स्कूल विदाउट एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, हमारे पास पेड्रो वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ पाई फैक्ट्री। अब ये क्या है हमारे पास, ये अगर देखा जाए गौर से तो हमारे पास इट वॉज द एक्सटर्नल थिंग जो कि फेवरेबल थी फॉर पेड्रो, कि विदाउट एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन ही गॉट अ जॉब and he got an opportunity to work in a pie factory. This was owned by an entrepreneur who wanted to help unqualified young people हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखा जाए कि पूरा ओवरऑल जो सिचुएशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर फेवरेबल है। पेड्रो स्पेंट 6 years वर्किंग एट द फैक्ट्री। अब अगर 6 साल लगा दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि नाउ पेड्रो इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू द पाई, हमारे पास पाई फैक्ट्री के रिलेटेड या पाई के रिलेटेड जो बिजनेस है उसके रिलेटेड इसके पास एक्सपीरियंस आ गया। ही वॉज क्विकली प्रोमोटेड बिकॉज ही वॉज कॉन्शियस एंड शोड इनिशिएटिव। अब ये क्या है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं। When the business owner retired, she offered Pedro the chance to buy the business.
Pedro raised capital from his savings, friends, and family and bought the business. PPP became a private limited company with Pedro as managing director. PPP is based in country A. अब यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा हमारे पास कि अगर देखा जाए तो इसने अपनी यहाँ पे प्राइवेट सेविंग्स को और हमारे पास प्राइवेट बोरोइंग्स को फ्रेंड्स एंड फैमिली के फाइनेंस को यूज़ किया टू बाय द बिजनेस। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास पेड्रो टुक ओवर द बिजनेस और हमारे पास ये जो टेक ओवर था ये हमारे पास फ्रेंडली टेक ओवर है क्योंकि हमारे पास द ओनर इज विलिंग टू सेल एंड द अदर पार्टी इज विलिंग टू बाय। So when the acquirer buys the business from the permission of the target management or target business management, so it is known as the friendly takeover. अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, ये जो हमारे पास ओपनिंग ऑफ द केस होती है, जो इंट्रोडक्शन, ये आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता देती है। नाउ आपको क्या पता चल गया कि पेड्रो अनक्वालिफाइड है, लेकिन पेड्रो के कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से वो प्रमोट हो गया और जहाँ पे वो पाई फैक्ट्री थी उसके जो ओनर है वो यहाँ पे अनक्वालिफाइड यंग पीपल को सपोर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट किया था और चल रहा था वो। फिर लेटर ऑन हमारे पास पेड्रो बहुत हमारे पास एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर थे, इनिशिएटिव था, तो जिसकी वजह से उसको बिजनेस बेच दिया गया एंड ही एक्चुअली टुक ओवर द बिजनेस बाय रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम इट्स प्राइवेट सेविंग्स एंड द friends and family. PPP manufactures a wide range of pies in its factory. अब वाइड रेंज है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑफर की जा रही है वैरायटी। द पाइज आर सोल्ड टू रिटेलर्स इन कंट्री एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। हमारे पास अब जो पाइज हैं वो सेल की जा रही हैं रिटेलर्स को इन कंट्री ए हमारे पास एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन। इसका मतलब बिजनेस हैज बिकम इंटरनेशनल। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इज इंटरनेशनल, वाइडली नोन है और इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। ग्रोथ, PPP has grown steadily over the last few years. Its revenue and profits have increased by an average of 8% per year. Production capacity has been increased to keep up with the demand. Growth has been financed by retained earnings and bank loans. Recent accounting data is shown in table 1.1. It means that the business has debt. Revenue is $15 million. Operating profit is 0.9. Non-current liabilities $6 million है. Gearing is 45% हमारे पास। तो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है और बिजनेस यहाँ पे हैज अमाउंट ऑफ डेट एज वेल। दोनों सिचुएशन है। अब देखो हमारे पास अगर गेयरिंग बढ़ रही है तो वी ऑल नो कि गेयरिंग बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और एग्जिस्टिंग डेट बिजनेस में बढ़ रहा होता है। बट अगर हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट भी उसी पर्टिकुलर परसेंटेज से या उसकी जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो उतना ही है या उससे ज़्यादा है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर लोन ले रहे हैं और उसको लोन को इफेक्टिवली हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके उसे यूटिलाइज कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर सिर्फ लोन बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही और बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा वैसे तो हमारा जो लोन है वो ROC अच्छा नहीं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हमारे पास, external influences, real incomes in country A and other countries in the region have been falling due to high inflation. अब की पॉइंट है इन्फ्लेशन रेट हाई है एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी इतने ग्रो नहीं कर रही। Trade between country A and other countries in the region has become more difficult due to country A leaving an international trade agreement. Consumers are changing their eating habits and many people are eating less meat. अब ये क्या है हमारे पास, दीज आर नोन एज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो कि बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमारे लिए वो बन जाएंगे इनेबलर्स और अगर नेगेटिव होंगे तो दे आर गोइंग टू बिकम द रिस्ट्रेनिंग या फिर कंस्ट्रेंट्स। दोनों चीज़ें।
तो एक्सटर्नल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल नेगेटिव भी हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट हमारे पास, हाई और लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कौन से इन्फ्लुएंस हैं? ये हमारे पास इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हैं। अब जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है, रियल इनकम कम होती है, तो लोगों की स्पेंडिंग क्या हो जाती है? कम, क्योंकि लोग, महंगाई है। तो पीपल आर गोइंग टू कट डाउन दी स्पेंडिंग, जिससे डिमांड क्या हो जाती है? कम, और बिजनेस के रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाता है? कम। नेगेटिव व पॉजिटिव? सर नेगेटिव है हमारे पास। तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ और ये जो इन्फ्लेशन है, दोनों क्या है? नेगेटिव इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हैं। Trade between country and other countries in the region has become more difficult due to country leaving an international trade agreement. अब इसका मतलब क्या है? कि ये हमारे पास हुआ है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल ट्रेड वाला। अगेन नेगेटिव है, क्योंकि कंट्री ए ने ट्रेड जो एग्रीमेंट साइन हुआ होगा कंट्री ए और जो दूसरी कंट्रीज ऑफ द रीजन है उसके बीच में, उसको छोड़ा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास, तो शायद डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज टैक्सेस लग रहे हों कंट्री ए से मंगवाने पे, या कुछ डिफरेंट हमारे पास बैरियर्स टू ट्रेड लग रहे हों। तो ये क्या, अगेन हमारे पास नेगेटिव। कंज्यूमर्स आर चेंजिंग द ईटिंग हैबिट्स एंड मैनी पीपल आर ईटिंग लेस मीट हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास डेमोग्राफिक क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या है? कि व्हेन द कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, बिहेवियर, और ये चेंज हो जाता है हमारे पास, तो दैट इज नोन एज थिंग। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, यहाँ तक साथ हो। मार्केटिंग। When Pedro bought the business, he identified an opportunity to develop a premium product हमारे पास। He identified an opportunity to develop a premium product. Pedro asked the marketing team to carry out the market research. The results of this established that there was a market for high quality, high price pies. Pedro discussed this new product development with all of its marketing team because he valued their opinions. अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? कि पेड्रो इज बेसिकली कंसिडरिंग कि हमें एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब देखो, प्रीमियम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास? प्रीमियम प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास एक प्रोडक्ट जो कि हमारे पास हाई एंड है, जिसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, जो कि हाई इनकम लोगों को टारगेट कर रहा होगा। दैट इज द केस। प्रीमियम है, हाई एंड को टारगेट कर रहा होगा, हाई इनकम को टारगेट कर रहा होगा। और आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया है, इसको डिस्कस किया जा रहा है विद द मार्केटिंग टीम। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि इसकी जो अप्रोच है वो सॉफ्ट अप्रोच नज़र आ रही है, कि ही एक्चुअली वैल्यूज द ओपिनियंस एंड द आइडियाज एंड द व्यूज ऑफ द वर्कर्स। Once the premium pies were launched, PPP branded its product as either classic or premium pies. Most pies PPP produces still contain meat. However, newly developed premium no meat vegan pie has started to sell very well. अब क्यों हमारे पास इसकी डिमांड बढ़ गई थी? क्योंकि इट वाज मेंशन कि रिसर्च के हिसाब से डेमोग्राफिक चेंज आ रहा था, और उसने वीगन पाए जो कि नॉन मीट पाए है वो इंट्रोड्यूस कर दी, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही मार्केट में, क्योंकि उसकी सेल बढ़ना शुरू हो गई। पीपीवी इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू क्लासिक पाए विद अ चीज फिलिंग स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। ये हमारे पास मार्केटिंग है, कि नया प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है हमारे पास। न्यू टारगेट मार्केट सेलेक्ट की जा रही है। इलास्टिसिटी। Due to higher production costs, PPP has increased its prices. Pedro has analyzed some elasticity data for one type of classic pie and one type of premium pie. See table 1.2. अब ये जो टेबल 1.2 है, इलास्टिसिटी डाटा हमारे पास। क्लासिक पाए ओरिजिनल प्राइस $3 थी, न्यू प्राइसेस 3.6 है। सेल्स बिफोर प्राइस इंक्रीज यूनिट्स 5000 थी। इसके बाद हमारे पास कैलकुलेट करनी है भैया। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है।
तो अब जरा यहाँ पे, सॉरी, मंथली सेल्स आफ्टर प्राइस पाई इंक्रीज, एस्टिमेटेड प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड पीईडी 1.5, एस्टिमेटेड इनकम इलास्टिसिटी 1.2। अब जरा गौर से सुनना और समझना। टेबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता दूं क्या क्या यहाँ पे। पहले जो प्राइस थी वो गिवन है यहाँ पे, फिर नई प्राइसेस जो इसने प्राइसेस यहाँ पे बढ़ाई हैं उसके बाद, फिर इसके बाद गिवन है कि जो सेल्स होती थी, नंबर ऑफ पाइस जो बिकते थे, वो प्राइस इंक्रीज होने से पहले कितने थे। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे 4A, मंथली सेल्स आफ्टर प्राइस इंक्रीज। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर एक गिवन होगा, सही। एस्टिमेटेड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1.5, मतलब इलास्टिक है। 1.5 का मतलब ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास इलास्टिक है। और इनका एस्टिमेटेड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड YD 1.2 है, मतलब इनकम सेंसिटिव प्राइस सेंसिटिव दोनों है। तो अगर मैं ज़रा आपसे कहूँ कि कैलकुलेशन हम हाथ के हाथ करें यहाँ पे, तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सिंपल क्या तरीका है बताओ हमारे पास, व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट हमारे पास। भाई मेरे पास जो फॉर्मूला है PD का, वो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है जी बच्चों, ये फॉर्मूला है। तो PD अगर मेरे पास है -1.5 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हाँ ये कैलकुलेट करना होगा भैया आपको। वर्किंग है इसके अंदर, ज़रा जगह चाहिए हमारे पास। देखें, आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो आपके पास चेंज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सही है। तो आपके पास पहले क्या थी, अभी क्या है, उसको लगा दें ज़रा हमारे पास। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है हमारे पास, ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड लगाएं ज़रा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ज़रा हमें ये तो कैलकुलेट करना है ना। हमारे पास ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हमारे पास हम एक्स बन गया क्लियरली। और हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो आ रहा है, वो आ रहा है 20%। कैसे 20% आया गाइस, सुनिएगा। हमारे पास, आपके पास जो नई प्राइसेस हैं वो है 3.6, और आपका जो ओल्ड प्राइसेस थी वो 3। तो इसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, मतलब किसी भी चीज़ का परसेंटेज का आपके पास फॉर्मूला ही है। तो आपके पास आंसर आया 20। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये 20 और x, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आपके पास आंसर आ रहा है 30%। 30% क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई होगी हमारे पास, बड़ी होगी कम हुई होगी, कम हुई होगी ना, गौर से। क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं तो डिमांड कम हुई होगी, तो प्राइसेस 3 से 3.6 हुई है। तो अब पहले जो हमारे पास डिमांड थी और सेल्स जो थी वो 5,000 की थी, तो अब 30% से यहाँ पे आपकी जो सेल्स हैं वो ड्रॉप हो गई होंगी। तो आप 30% से सेल्स ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि 55,000 का 30%, तो 5,000 का 30% होता है हमारे पास 1,500। तो अब आपके पास यहाँ पे 3,500 की सेल्स हो रही है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, एग्जामिनर कह रहा है मंथली रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द क्लासिफायर आफ्टर द रेवेन्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। यहाँ पे आपके पास जो है वो सेल्स गिवन है और आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सेलिंग प्राइस क्या थी, न्यू प्राइस 3.6, 3.6 डॉलर। कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर रहा है, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करे 3,500, तो मल्टीप्लाई बाय 3,500। तो आप ज़रा निकालें इसको, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3,500, 12,600 आपके पास। इज इट क्लियर गाइस।
नाउ हेडिंग टुवर्ड्स एचआर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज पेड्रो हैज ऑलवेज बीन अ सेल्फ कॉन्फिडेंट इनोवेटर हमारे पास both in terms of new product ideas and the way that PPP is organized and led. He is known for his social skills and is respected and trusted by his employees. मतलब यहाँ पे you can say कि he is known as an effective leader. He has the leadership skills. Social skills क्या होती हैं? When you can understand the needs, when you can understand the behavior, when you are actually with the workers, you listen to them, you encourage the workers participation, ये वाली चीज़ जिसकी वजह से वर्कर्स भी ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड हैं। तो अगर कुछ चेंज लाना हो, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी हो, वर्कर्स की कोऑपरेशन रिक्वायर्ड हो, तो वर्कर्स आर गोइंग टू रिस्पेक्ट एंड वर्कर्स आर गोइंग टू कोऑपरेट, क्योंकि इनके बीच में अच्छा एक जो है ना रिश्ता है। Pedro is also keen to help young unemployed individuals in the same way as he was helped. PPP offers training apprenticeships in all areas of the factory. Trainees attend local colleges one day each week and are supervised by the department managers. Pedro thinks employees are PPPs. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि CSR है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, कि जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, दे डू नॉट हैव द जॉब्स, तो उनके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, तो सोशल फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है। Pedro thinks employees are PPP's greater asset. सॉफ्ट HR अप्रोच है, मतलब वर्कर्स के साथ भी एथिकली बिहेव कर रहा है। As well as training apprentices, he offers competitive wages and all employees have opportunities for career development and promotion within PVP. मतलब वर्कर्स की फाइनेंशियल और वर्कर्स की सोशल सारी की सारी नीड्स क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। Perry is also socially aware as he rewards employees for good ideas from weekly Kaizen group discussion. Kaizen क्या है हमारे पास? Kaizen हमारे पास अप्रोच है जिसके अंदर वी दैट फोकसेस ऑन द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे वो वर्कर्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वर्कर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है, वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, सो दैट द इम्प्रूवमेंट कैन टेक प्लेस और उसके रिलेटेड हमारे पास आइडियाज आ सकें। Many employees have been with the company for more than 5 years. मतलब यहाँ पे the company has the good retention, holding the employees for the number of years का मतलब ये हो गया ना कि वर्कर छोड़ के नहीं आते। कंपनी हैज़ अ गुड रिटेंशन रेट। गुड रिटेंशन रेट का मतलब है कि वर्कर्स आर नॉट लीविंग द बिजनेस इजीली। तो वर्कर सेटिस्फाइड होंगे तभी लेबर टर्नओवर हमारे पास क्या है, लो है। प्रोसेस इनोवेशन PPP's current production process is labor intensive and pies are produced using batch production हमारे पास। तो हमारे पास लेबर इंटेंसिव है, तो मतलब हैंड मेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। एंड यूजिंग बैच प्रोडक्शन ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ट्रेन टू क्वालिटी assurance method. Pedro is considering investing in a new computer controlled pie making machine, C Table 1.3. This would increase production capacity in the factory. Factory employees would still need to complete the production process by adding the PPP pastry logo to the pies. Forecast net cash flow for the proposed new machine हमारे पास ईयर 1 से लेके आपके पास गिवन है ये पूरा डाटा। टोटल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ $1.9 million हमारे पास। ये आपके पास है इनफ्लोस, ये आपके पास है एवरेज प्रॉफिट और ये आपके पास है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। Pedro is undecided about increasing the use of machinery, especially as PPV will have to borrow the finance to purchase it. Debt मतलब लोन की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग कैन बी द क्वेश्चन। ये आपके पास पूरा केस खत्म होता है। इज इट क्लियर? केस डिस्कशन पूरा समझ में आता है? अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज analyze two likely impacts on PPP of changing external influences. अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के दो लाइकली इम्पैक्ट बताने हैं, तो अब याद रखिएगा द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज द कमांड वर्ड।
कमांड वर्ड कह रहा है एनालाइज, तो मतलब दो इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, इसके बाद ही आप यहाँ पे एनालाइज करोगे उसे। ऑन पीपीपी ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, तो आ जाए जरा यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं वापसी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इट इज क्लियरली मेंशन कि हमारे पास एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक डेमोग्राफिक चेंज है, हमारा डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस है, और एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है। तीन इन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हमारे पास इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ का है। दूसरा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंट्री है। और तीसरा दैट इज अ चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, डेमोग्राफिक चेंज है। दो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, दो नेगेटिव भी लिख सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसके अंदर आप बाउंड नहीं हो, सही इम्पैक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, आप नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ कि जैसे लेट सपोज इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट का, तो अब इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अगर मैं उठाता हूँ कि लेट सपोज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, और जब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है तो हमारे पास कंट्री ए जो है वो इन्वॉल्व भी है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है ना। अब जब वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व भी है हमारे पास, तो शायद यहाँ पे टैक्सेस और ड्यूटीज लग रही होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास पीपीपी के लिए जो इंपोर्ट्स होंगी वो एक्सपेंसिव हो सकती हैं टू प्रोड्यूस पाइस, एंड मे फेस quotas on exports to other countries, जिससे फर्दर एनालिसिस, जिससे पीपीपी कैन फेस डेंट इन द सेल्स revenue and loss of export orders and increase cost of making pies। अब पैराग्राफ आपका ये बनेगा, पहला दो पैराग्राफ्स बनेंगे 8 मार्क्स के अंदर। मार्क्स का स्ट्रक्चर क्या है सुन लीजिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे नहीं हो, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स नॉलेज के, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के, 4 मार्क्स एनालिसिस के, और टोटल आपके पास दो पैरास। एक इम्पैक्ट उठाया, नॉलेज रिलेट किया, एप्लीकेशन लिमिटेड, फर्दर एनालिसिस करे, 2 मार्क्स। तो 2 2 4, 2 पॉइंट्स के आपको इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होता है। अब एक पॉइंट आप खुद करेंगे, एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट आर एज हमारे पास, देखो पॉजिटिव वाला भी हो सकता है कि डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, लोगों का जो बिहेवियर है, ईटिंग स्पेंडिंग बिहेवियर है रिगार्डिंग द मील कंजम्पशन, वो डिफरेंट हो रहा है। तो इसके लिए पीपीपी के लिए एक पॉजिटिव है कि वो यहाँ पे नो मीट वीगन पाइस भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिसके थ्रू वो ग्रो हो सकता है। नई मार्केट है, अगर वो पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और पहले वो वहाँ पे वीगन पाइज इंट्रोड्यूस कर देगा मार्केट में, इनोवेटर तो है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए वो, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो अर्ली हमारे पास एडॉप्टर बन जाएगा मार्केट के अंदर, जल्दी ही मार्केट शेयर को ग्रैब कर लेगा, तो इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। समझ आया पॉइंट हमारे पास, तो ये भी एक पॉइंट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का। चले भाई, इसके बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एनालाइज टू बेनिफिट्स टू पीपीपी ऑफ यूजिंग क्वालिटी एश्योरेंस। अब मुझे बताओ क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। बेटा देखो, बेसिकली हमारे देयर आर टू डिफरेंट टेक्निक्स, और देयर आर टू डिफरेंट हमारे पास मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि व्हेन द प्रोडक्ट गेट्स इनटू द फिनिश फॉर्म, मतलब फिनिश प्रोडक्ट जब आ जाता है, रेडी हो जाता है,
तो एंड के अंदर हम वहाँ पे अपने फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर सही है, उसका शेप, उसकी पैकेजिंग, उसका साइज जो भी है, बिफोर हैंडिंग इट टू द लॉजिस्टिक्स सेल्स डिपार्टमेंट और द कस्टमर। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है कि लास्ट स्टेज पे हम प्रोडक्ट को वहाँ पे चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं बिफोर पासिंग इट टू द कस्टमर। ये है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि हर स्टेज पे, प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेज पे हम इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं बिफोर पासिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेज। असेंबलिंग वाला प्रॉपरली असेंबल कर रहा है, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है बिफोर पासिंग इट टू द पॉलिशिंग। पॉलिशिंग वाला पॉलिश करने के बाद प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर रहा है बिफोर पासिंग इट टू द फिनिशिंग। So throughout the production process, we have the quality checks and the quality क्या बोलते हैं, inspection checks at each and every stage of production. तो workers ही responsible होते हैं उसके अंदर to check the quality. क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या होता है, एंड स्टेज पे हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि क्वालिटी को क्या कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स बताने हैं कि क्या दो बेनिफिट्स हैं पीपीपी को ऑफ यूजिंग क्वालिटी एश्योरेंस। तो अब क्या हमारे पास बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके पास? जी गाइस, व्हाट कुड बी द बेनिफिट्स? देखिए हमारे पास एक बात यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल पीपीपी क्वालिटी एश्योरेंस को यूज करता है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे पास जो लास्ट स्टेज होता है उसके अंदर क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो उनकी हमें वेजेस और सैलरी पे करनी होती है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। और यहाँ पे मेंशन है कि वर्कर्स हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड है, ट्रेंड भी हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट क्वालिटी। तो वो यहाँ पे ट्रेंड भी हैं और वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट द क्वालिटी। तो इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम। जिससे हमारे पास हम मार्केट में प्राइस कंपैटिटिव बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रेड डिसएग्रीमेंट की वजह से हमें डिफरेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करनी पड़ रही हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट मोटिवेशन के रिलेटेड आ सकता है कि वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे, वर्कर्स हमारे पास जो है वैसे ही वी हैव द गुड एचआर अप्रोच। तो दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन फुलफिलमेंट ऑफ द वर्कर्स की जो नीड्स होंगी, उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, वर्कर्स मोटिवेट होंगे। तो हमारा जो रिटेंशन रेट है एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ जाएगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि वर्कर्स आर नॉट लीविंग, लेबर टर्नओवर जो है वो और कम हो जाएगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये एक और दूसरा बेनिफिट हो सकता है।